नमस्कार। आज किस्सा गोई परिवार का 420वां अंक है। एपिसोड 420 यानी 420। 420 या 420 सुनते ही परिवार के सदस्य समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। 420 या 420 ये आईपीसी का सेक्शन है, इंडियन पेनल कोड का। आईपीसी जो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने की है। इसका मतलब होता है किसी के साथ धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना और बेवकूफ़ बनाना, किसी के नाम का किसी पर इस्तेमाल कर लेना, ये सब धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। और इसीलिए 420 एक बड़ा फेमस वाक्य है इस समय प्रचलन में कि मेरे साथ 420 हो गई, फला व्यक्ति बहुत 420 है। ये केवल इसलिए क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 420 इस तरह के अपराधों को डील करता है। पिछले 5-6 एपिसोड से हमारे परिवार के तमाम जिम्मेदार सदस्य ये कह रहे थे कि अब 420 एपिसोड आने वाला है, इस पे कुछ वैसा ही प्लान किया जाए। एक और हमारे किस्सा कोई परिवार के सदस्य हैं, वो पिछले 15 दिन से चार्ल्स शोभराज का किस्सा सुनाने के लिए जिद किए हुए हैं। उनसे क्या चार्ल्स शोभराज से क्या संबंध है या क्या जानना चाहते हैं, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन बस कल तो बहुत नाराज़गी में, कल के कमेंट में देखिएगा, बहुत नाराज़गी में कहा कि मैं 500 बार कह चुका हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों वो कह रहे थे। लेकिन ठीक है, सदस्य हैं, हमारे परिवार के हैं, हर तरह के लोग परिवार में होते हैं। तो आज इसी 420वां जो अंक है हमारा, इसी 420 पर मैंने ये आपके लिए जानकारियां तैयार की हैं। एक चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी कि अप्रैल महीने की 20 तारीख को, चौथा महीना और 20 तारीख, ये उन्हीं लोगों का दिन होता है। जैसे तमाम मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, कोई दिन ऐसा नहीं बचता जो किसी न किसी के नाम आवंटित ना हो। वैलेंटाइन डे आने वाला है। इसी तरह 4 अप्रैल इन्हीं ठगों के लिए ठग डे बताया गया है। आज मैं भारत के, अपने देश के 3 सबसे नामी ठगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा किस्सा गोई परिवार भी इस जानकारी से रिच रहे कि ऐसे भी लोग हमारे बीच रहे हैं और कुछ हमारे बीच हैं। सबसे पहला नाम है ठग नटवर लाल का। उसके नाम से ही अब ये इतना प्रचलन में आ गया ये नाम कि जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उनको सामान्य कॉमन पार्लेंस में भी नटवर लाल कहा जाने लगा। किसी अधिकारी के बारे में, किसी राजनेता के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, परिवार के किसी सदस्य के बारे में अगर वो थोड़ा चालाक है, इधर उधर की बातें कर लेता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को परेशान कर लेता है, तो पीठ पीछे उसे सब नटवर लाल ही कहते हैं। आपके जानकारी में, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें लोग नटवर लाल के नाम से जानते होंगे। पर ये नटवर लाल, इसकी पैदाइश 1912 में बिहार के सिवान जिले में एक गांव है बांगरा, वहां हुआ था। वैसे तो इसके 50 नाम हैं, लेकिन इसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। बताया जाता है कि इसने चोरी की या ठगी की शुरुआत 1000 रुपए से की। इसके किसी पड़ोसी या जानने वाले ने 1000 रुपए जमा करने या निकालने के लिए बैंक भेजा था। इसने उनके फर्जी दस्तखत बनाकर वो 1000 रुपए निकाल लिए। इसकी खासियत थी कि किसी की भी के सिग्नेचर को, किसी के भी हस्ताक्षर को एक झलक देखते ही हूबहू वही बना दिया करता था।
पढ़ने लिखने के बाद इसने वकालत की, वकालत करने के बाद वकालत का पेशा शुरू कर दिया। वकील बनने के बाद के पहले भी कुछ दिन इसने लेखपाल, जो नाप जोख करने वाले रेवेन्यू के सबसे निचले दर्जे के अधिकारी होते हैं, उसका भी काम किया है। लेकिन ये नौकरी इसे रास नहीं आई। इसलिए रास नहीं आई कि इनके पिताजी स्टेशन मास्टर हुआ करते थे और इसका दिमाग उसी रेलवे स्टेशन, उसी मालगाड़ी, उसी रेलवे स्टेशन के नाम, टिकट की खिड़की, टिकट के पैसे, फ्रेट के पैसे, इन सब में हमेशा घूमा करता था। इसलिए इसने ये दोनों काम, लेखपाली का और वकालत का, छोड़ दिया। 1950 का एक बड़ा फेमस स्कैम हुआ था, चावल की बोरियों का स्कैम, जिसमें नटवरलाल ने 1950, ध्यान रखिएगा, आजादी के तुरंत बाद, जिसमें नटवरलाल ने चावल की बोरियों को कागजों पे खरीदा, उनको ट्रेन पर लोड कराया और ट्रेन में ही डिलीवर करा दिया, ट्रेन से डिलीवर करा दिया। और इसके बाबत 6.5 लाख रुपए बैंक ने उसको पे कर दिए। बहुत दिन तक ये स्कैम चला, बहुत दिन तक इसके बारे में चर्चा होती रही, लेकिन ये काम नटवरलाल का था, इसलिए क्योंकि एफआईआर उसी के नाम लिखाई गई थी। नटवरलाल के नाम ठगी के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अनपैरेलल हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नटवरलाल ने विदेशी पर्यटकों, विदेशी लोगों, या जो घूमने आते हैं, इमारतें देखते हैं, उनको भारत सरकार का एक अधिकारी बनकर ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद, पार्लियामेंट बेच दी। पार्लियामेंट उस समय बेची गई, उस तारीख में जिस समय उसके सारे संसद सदस्य पार्लियामेंट में उपस्थित थे। इस तरह का शातिर दिमाग नटवरलाल हुआ करता था। कई बार उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वो कोई न कोई तिकड़म लगाकर फरार हो जाया करता था। उसकी फरारी की भी ढेर सारी कहानियां हैं, कुछ सही हैं, कुछ लोगों ने जनश्रुतियों में बना दी हैं। इसके फरारी की कहानियां विकिपीडिया पर इसका एक पूरा पेज है। जो लोग इंटरेस्टेड लोग हों या नई पीढ़ी के लोग जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, कृपा करके वो विकिपीडिया पर जाकर इसके तमाम किस्से, वेरीफाइड किस्से जिसमें सोर्स दिया होता है, वो पढ़ लें। 8 राज्यों में 100 से अधिक मुकदमे इसके खिलाफ लिखे गए। 70, 80 और 90 के दशक में ये अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। भारत के सब बड़े व्यापारियों को इसने किसी न किसी तरह से चूना लगाया। इन मुकदमों में, अलग अलग मुकदमों में इसे कुल 111 साल की सजा हुई। 2004 में इसका नाम अंतिम बार अखबारों में और रिकॉर्ड्स और अखबारों में या लोगों की जानकारी में आया, जब इसके वकील ने अदालत में एक एप्लीकेशन दी कि अब उसकी मृत्यु हो गई है और वो अपनी वसीयत करके गया है जो उसके पास मौजूद है। लेकिन परिजनों का दावा है कि उसकी मृत्यु 1996 में ही हो चुकी थी। देश की तमाम अदालतों के रिकॉर्ड में इसकी अंतिम उपस्थिति 2009 तक दर्ज है। वकीलों के माध्यम से है, समाचारों के माध्यम से है, तमाम अन्य माध्यमों से 2009 के बाद इसकी उपस्थिति कहीं भी नहीं है, न तो रिकॉर्ड्स में, न लोगों के बीच में, न परिवार वालों में। और यही कहा जाता है कि 2009 में ही इसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसने कुल 3 बार तो ताजमहल बेचा, क्योंकि जिसको बेचा गया, जब वो आया उसने फिर देखा कि अरे तो किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, फिर वो पुलिस में गया, पुलिस में इसकी एफआईआर हुई।
तो ऐसे कुल 3 एफआईआर ताजमहल के बेचने के बारे में है। 2 बार लाल किला बेचा, 1 बार राष्ट्रपति भवन बेचा और 1 बार संसद भवन बेच दिया। उस समय बेचा जब सारे सांसद संसद भवन के भीतर थे। एक इसका किस्सा और सोशल मीडिया में आपको बहुत मिलेगा। ये कनॉट प्लेस के एक बड़े घड़ी के शोरूम में पहुंचा। सफेद रंग की शर्ट, सफेद रंग की पैंट पहन के एक सफेद एम्बेसडर से उतरा। वहां जाकर इसने बताया कि मैं वित्त मंत्री एनडी तिवारी का प्राइवेट सेक्रेटरी डीएन तिवारी हूं। मुझे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भेजा है। प्रधानमंत्री जी यानी राजीव गांधी जी के दिन इस समय थोड़ा खराब चल रहे हैं। उन्होंने पार्टी और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी एक सभा, उनकी एक मीटिंग बुलाई है जो पार्टी की शक्ल में रहेगी, और उन्होंने मुझे भेजा है कि हम उन सभी को, जो लोग मेरी उस मीटिंग में आएंगे, उनको उपहार स्वरूप एक एक घड़ी देना चाहते हैं और हमें इस तरह की 93 यानी 93 रिस्ट वॉचेस चाहिए। बात फाइनल हो गई। अगले दिन 93 घड़ियों की पैकिंग करा ली गई गिफ्ट पैक के रूप में। शोरूम से नटवरलाल ने उनका एक आदमी अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा, चलिए हम आपको चेक दे देते हैं अपने ऑफिस में। वहां से ये नॉर्थ ब्लॉक उस आदमी को ले गया, गाड़ी खड़ी की, पैदल चल के नॉर्थ ब्लॉक के गेट तक पहुंचा, 2 मिनट के लिए भीतर गया और लौट आया। उस आदमी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, नॉर्थ ब्लॉक में ही इसका ऑफिस है, लिहाजा वो बाहर उसका वेट करता रहा। 2 मिनट में वापस आकर उसने एक चेक 32,829 रुपए का उस आदमी को दे दिया, जो उसका पैसा बनता था। उसने ले जाकर अपने मालिक को दिया। मालिक ने ये चेक बैंक में लगा दिया। 3 दिन बाद बैंक ने बताया कि ये चेक फर्जी है। मालिक ने इसका मुकदमा लिखाया। दूसरा वाकया है कि जब उसको ये पता लगा कि उसके ऊपर एक फिल्म बनी है मिस्टर नटवरलाल, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया है, उसने फौरन निर्माता निर्देशक पर मानहानि की एक याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की और उसके वकालत के दांवपेच में निर्माता निर्देशक इतना फंसे कि निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा था। बड़ी मिन्नत की, 3 लाख रुपए लेकर उसने अपनी याचिका वापस की। संसद भवन बेचने के लिए जो उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उन डॉक्यूमेंट्स में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी सिग्नेचर बना दिए। एक बार इसके पड़ोस के गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में आए। ये मिलने गया। इसने कागज पर राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर बनाकर उनको दे दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सिग्नेचर को देखकर हतप्रभ रह गए। जिस तरह की पेन वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की प्रेशर पेपर पर उनके हस्ताक्षर में होते हैं, जिस तरह के कर्व्स और लाइंस उनके हस्ताक्षर में होते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से जांचा। सब कुछ हूबहू वही था जो वो करते थे। ऐसा उसने भरे गांव वालों के बीच में किया। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि इसमें कोई 1 पैसे की या 1% की भी कमी नहीं है, ये बिल्कुल मेरा ही हस्ताक्षर है। उस समय नटवरलाल ने कहा कि साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो भारत पर जिन जिन देशों का कर्जा है वो सब मैं उतार दूंगा और जो उसका पैसा हमारे खातों में आएगा वो उनको वापस करा के उन सभी देशों को भारत का कर्जदार बना दूंगा। ये बात उस समय अखबारों में बहुत छपी थी, बहुत ज्यादा छपी थी। उसको अंतिम बार 24 जून 1996 को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया।
कानपुर जेल में वो था और वहाँ से उसने एक पिटीशन कोर्ट को की कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और इसका इलाज सिर्फ एम्स में हो सकता है। कोर्ट ने इसको एग्जामिन कराया और उसको परमिशन दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को आदेश किया कि इसको पूरी फोर्स के साथ एम्स ले जाया जाए, वहाँ इसको दिखाया जाए, इसका इलाज कराया जाए और जब डॉक्टर्स कहें तो उसको तुरंत पुलिस कस्टडी में ही वापस कानपुर जेल में दाखिल कर दिया जाए। एम्स में दिखाने के बाद पुलिस, कानपुर की पुलिस उसे लेकर रेलवे स्टेशन पर आ गई। रेलवे स्टेशन पर वह अचानक बहुत जोर जोर से हाँफने लगा। जो 3-4 लोग उसको लेके गए थे पुलिस वाले, वो सख्ते में आ गए कि इसे पता नहीं क्या हो गया। उसने जो उसके हेड कांस्टेबल थे, जो लीडर थे, टीम लीडर जो उसको लेके आए थे, उनसे कहा कि ये फला फला दवा है, फौरन लेके आओ, नहीं मैं यहीं स्टेशन पर मर जाऊंगा। वो दीवान भाग कर स्टेशन के बाहर वो दवा लेने गया। दूसरे सिपाही को उसने कहा कि जल्दी से पानी ले आओ, मेरा गला सूख रहा है। वो पानी लेने भाग गया। तीसरे से कहा कि मुझे टॉयलेट अर्जेंट जाना है, मैं बहुत परेशान हूं। तीसरे को लेकर वो टॉयलेट में घुस गया। रेलवे स्टेशन के टॉयलेट आप जानते हैं कि पूरे बंद नहीं होते हैं। वो उसके ऊपर दीवार पर चढ़ा और फिर उसके बाद गायब हो गया। ध्यान रखिएगा, उस समय उसकी उम्र 84 साल की थी। वो अंतिम बार था जब उसको पुलिस ने या पब्लिक ने या बाकी लोगों ने देखा था, या जो उसके बारे में खबरें छपी थी। एक उसकी फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे नेट पे आपको मिल जाएगी, व्हील चेयर पे एक फोटोग्राफ है, वही उसकी अंतिम फोटोग्राफ है। नटवरलाल के वकील ने अदालत में उसकी वसीयत दाखिल करके 2009 में उसके कुल 112 मुकदमों को समाप्त किए जाने की याचिका प्रस्तुत की कि साहब चूंकि मुलजिम मर चुका है, लिहाजा इसके सारे मुकदमे समाप्त कर दिए जाएं। उस पर उसके भाई गंगाराम को नोटिस इशू की गई। गंगाराम ने अपने जवाबी हलफनामे में बताया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये मृत्यु अभी नहीं हुई है, ये 1996 में हो चुकी है। मैं सिर्फ इसीलिए वो बातें बता रहा हूं जो रिकॉर्ड्स पर हैं। वो हलफनामा आज भी उस कोर्ट में मौजूद है। गांव वालों ने गांव में उसकी एक मूर्ति लगवा दी है जो आज भी मौजूद है। गांव मैंने आपको बताया था, बांगरा गांव है, सिवान जिला, राज्य बिहार में। इसके इसी तरह के कारनामे, बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है इस तरह के जालसाजी की। जहां भी जाता था वो कोई न कोई उसके दिमाग में आइडिया आ जाता था कि कैसे इसको ठगा जाए। 1979 में वो फिल्म आई थी नटवरलाल, जिसके खिलाफ इसने याचिका की और 3 लाख रुपए लेकर उस याचिका को वापस किया। 2014 में एक और फिल्म आई, राजा नटवरलाल। 1957 में इसने कहीं से भीतर पुलिस की एक वर्दी किसी से मंगवाई, कानपुर जेल के भीतर। बड़ी बड़ी आंखों वाला, देखने में खूबसूरत, बहुत अच्छी अंग्रेजी और बहुत अच्छी फ्लो में हिंदी बोलने वाला व्यक्ति। इसने भीतर अपने सेल में पूरी वर्दी पहनी और वर्दी पहन के बाहर की तरफ निकला। भीतर के जो 3 दरवाजे पड़ते हैं वो बंदी रक्षकों ने अपने आप खोल दिए और उसको सैल्यूट भी किया और वो जेल के मुख्य द्वार से बाहर चला गया। 112 साल की जो सजा हुई थी वो सिर्फ बिहार के केसेस में हुई थी, लेकिन वो कुल मिलाकर जितनी बार भागा या जेलों से फरार हुआ, कुल मिलाकर 20 साल की सजा काट चुका था। आज का दूसरा ठग है चार्ल्स सोबराज। जीवित है, काठमांडू के सेंट्रल जेल में अभी भी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।
चार्ल्स शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ था। इसकी मां वियतनामी थी और पिता भारतीय थे। इसका असली नाम है हतचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज। इसने 70 के दशक में विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। हर जगह, नेपाल में भी, भारत में भी, फ्रांस में भी और थाईलैंड में भी। यह आज की तारीख में चोरी और ठगी का बेताज बादशाह है। ऐसा चोर या ऐसा ठग आज की तारीख में जीवित या मृत कोई नहीं है। और इसे एशिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के रूप में भी जाना जाता है। 8 साल पहले उसने अमेरिकी पर्यटक की नेपाल में हत्या की थी, जिसका नाम कोनी जोब्रोंजिच, और उसी की दोष में, और यह अकेली हत्या है जिसमें इसको सजा हुई है। बाकी किसी हत्या में इसकी सजा नहीं हुई है, और वही सजा ये काठमांडू में काट रहा है। इसकी बहुत फेमस बायोग्राफी लिखी गई है, जो नेट पर भी उपलब्ध है और बाजार में भी उपलब्ध है। जो लोग चार्ल्स शोभराज को अच्छी तरह जानना चाहते हैं, किसी दूसरे रीजन से नहीं, अपनी जानकारी के लिए कि किसी का दिमाग कहाँ तक चलता है, क्या लिमिट है उसकी, तो वो उसकी जो बायोग्राफी है वो उसको पढ़ें, द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज। जो इसके लेखक हैं वो रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क हैं। बाजार में उपलब्ध है, नेट पर भी उपलब्ध है। उस किताब में इसी के हवाले से, चार्ल्स शोभराज के हवाले से लिखा गया है कि उसने इन दोनों लेखक लेखिकाओं के सामने ये बताया कि उसने 10 हत्याएं की हैं, यानी वो हत्याएं जिसका जुर्म इसने कबूला। उनको कहाँ कहाँ, क्यों और कैसे मारा गया, ये पूरी डिटेल उसने बताई, जो किताब में अंकित है। अब तक इसके पूरे अपराध में 20 साल की सजा हुई, जो आज की तारीख में ये 14 साल नेपाल की जेल में काट चुका है। उसका कारण भी था कि बचपन में ही इसके पिता ने इसे लावारिस छोड़ दिया और वो किसी दूसरी महिला के साथ चले गए। और इसकी मां ने, जो वियतनामी थी, उसने इसके बहुत बचपन में 5-6 साल की उम्र में ही किसी दूसरे से शादी कर ली। तो बचपन का एकाकीपन और उपेक्षा उसको, उसकी वजह से ये जराइम की दुनिया में बहुत कम उम्र में, 13-14 साल की उम्र में आ गया था। बाद में एक पारसी युवती से शादी कर ली इसने, और शादी के बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट और वीसा शामिल था, 2070 में ये 1970 में ये मुंबई आ गया। इसकी पत्नी का नाम चंतल था। मुंबई में उसने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन मुंबई में इसने अपनी आपराधिक गतिविधियां तेज कर दी। ये ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व हो गया। जितने बड़े ग्रुप्स ड्रग्स के थे, चूंकि ये कई भाषाओं को फ्लुएंटली बोल लेता था, इसलिए ये सभी गैंग्स में एक्सेप्टेबल था। जहां इसको कहीं विदेश में माल सप्लाई करने या विदेशों से माल मंगाने की जरूरत गैंग को महसूस होती थी, वहां चार्ल्स शोभराज का इस्तेमाल किया जाता था। एक बार वो अशोका होटल में टिका। उसे ये पता लगा कि हम जिस रूम में वो टिका, ये जान के उस रूम को इसने उसमें अपना रिजर्वेशन कराया कि उसके रूम के ऊपर एक अरबपति बिजनेसमैन रह रहे हैं और वो बिजनेस के सिलसिले में ही मुंबई आए हुए हैं। नीचे से छत में छेद कर दिया, ऊपर चला गया। अचानक दरवाजा खुल गया और जो उस रूम का इनमेट था वो आ गया। उसको रिवॉल्वर दिखाई, उसके हाथ पैर बांधे और उसका बड़ा पैसा और जेवर लेकर
फरार हो गया और मुंबई पुलिस ने उसको इसी आरोप में गिरफ्तार भी किया। लेकिन पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर वो जल्दी ही जेल से बाहर आ गया। ड्रग कार्टेल के साथ काम करते करते उसे एक दिक्कत हुई कि सबसे ज्यादा डीलिंग अफगानिस्तान से होती थी और अफगानिस्तान की जो अफगानी भाषा है वो जानता नहीं था। इसलिए मुंबई से जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ये अफगानिस्तान चला गया। वहां ड्रग्स या ओपीएम में डील करने वाले लोगों से इसने 1-to-1 रिश्ते बना लिए और वहां पर अपराध शुरू कर दिया इसी ड्रग से रिलेटेड। वहां पुलिस ने जब इसको अपराध में स्पॉट किया तो वहां से ये ईरान भाग गया और इस बीच में उसने मुंबई में अपनी पत्नी चिंतल से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। ईरान से वो थाईलैंड पहुंचा। वहां उसको एंडी नाम की एक लड़की मिल गई जिससे उसकी मोहब्बत हो गई। एंडी उसके आपराधिक कार्यों में मदद करने लगी। इसी बीच में ये वही समय था 72 से 76 के बीच में जिसमें उसने वहां पर बिकनी पहनने वाली महिलाओं की हत्या की। इसीलिए इसको बिकनी सीरियल किलर कहा गया। थाईलैंड की पुलिस जो उनके रिकॉर्ड्स में ये बिकनी सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। वहां इसने कुल 24 हत्याएं की। इसके कन्फेशन में तो 10 की बात है, लेकिन थाईलैंड पुलिस के रिकॉर्ड में कुल 24 हत्याएं हैं जो चार्ल्स शोभराज के नाम पर हैं। 1976 में यह भारत आया और भारत में गिरफ्तार हो गया। 72 में थाईलैंड गया, 72 से 76 तक उसने वहां ये सब किया। उसके बाद 76 में भारत आ गया। जब उसे लगा कि अब पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, हत्याएं ज़्यादा हो गई हैं, वो भारत आ गया। भारत में वो गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके ऊपर इजरायली पर्यटक की हत्या का आरोप था। वो तिहाड़ भेजा गया और तिहाड़ में उसकी मुलाकात बबलू श्रीवास्तव, राजू भटनागर और चंद्रा स्वामी के तमाम चेलों से हो गई। इसके साथ जो बंद हुए या इनके साथ जिनकी गलबहियां हो गई वो थे राजू भटनागर, बबलू श्रीवास्तव, ब्रजमोहन शर्मा, शंकर नारायण मामा और दिनेश ठाकुर। इन सभी के जो गुरु थे जेल में वो थे लक्ष्मी नारायण, किडनैपर किंग, जिनका किस्सा मैं आपको अपने पार्ट 304 में बता चुका हूं। इन सब ने लक्ष्मी नारायण से कहा कि अब बाहर निकलने का इंतजाम करो, बहुत हो गया तिहाड़ में। लक्ष्मी नारायण ने इंतजाम किया। सबसे पहले राजू भटनागर को एक फर्जी अदालत के आदेश पर जमानत दिलाकर बाहर करा दिया। उसके लिए वहीं दिल्ली में अपने चेलों से शर्ट, पैंट, कपड़े, ताकि बाहर निकलते ही वो कपड़े बदल ले, पुलिस उसी कपड़े में ढूंढेगी जिस कपड़े में फरार हुए हैं। बहरहाल वो भाग गया और फिर वहां से उसने पूरा प्लान बनाया लक्ष्मी नारायण की गाइडेंस में और 86 में उसने इनके भागने का इंतजाम किया और फिर जेल से एक साथ चार्ल्स शोभराज, ब्रिजमोहन शर्मा, मामा शंकर नारायण और लक्ष्मी नारायण ये सभी फरार हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 304 में मैंने इस पूरे किडनैपिंग गैंग की तिहाड़ की एक्टिविटीज के बारे में बताया है। बाकी लोग सब इधर उधर भागे, लेकिन ये भाग के सीधा मुंबई गया। अब चूंकि कई जगह इसका बहुत नाम हो गया था, अखबारों में आ गया था, तमाम पुलिस के रिकॉर्ड में था, तमाम जगह फोटोग्राफ थी। जो पुलिस वाले जिन्होंने जेल भेजा था उनको सबको बुला के इसे पहचानने के लिए मुंबई में इकट्ठा किया गया और 1 महीने बाद ये फिर से गिरफ्तार हो गया। इसकी जो 7 साल की सजा थी वो 1997 में पूरी हो गई। सजा पूरी करते ही ये बाहर निकला
और फ्रांस भाग गया। अब आप पूछेंगे कि इतने मुकदमे, इतने ट्रायल, पासपोर्ट कैसे बना? यही इसकी महारत, इसी बात में इसकी महारत थी। बाहर निकलते ही हफ्ते 10 दिन के भीतर फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वीसा लगवा के ये फ्रांस पहुंच गया। 97 से 2003 ये आग के ठंडे होने का इंतजार कर रहा था। 2003 में ये वापस नेपाल आ गया। उस समय नेपाल के कसीनों पर बड़े बड़े ग्रुप्स या बहुत बड़े बड़े आपराधिक गैंग्स का कब्जा था। धीरे धीरे इसने नेपाल के कसीनों पर कब्जा कर लिया। लोगों को पता लग गया कि ये तो चार्ल्स शोभराज ही है। 1975 में वहां 2 हिप्पियों की हत्या हुई थी। हिप्पी आप समझते हैं, एक अमेरिकन लोगों की बड़े बड़े बाल रखना, गंदगी से रहना और तमाम ड्रग्स का सेवन करना, उन्हें हिप्पी कहा जाता था। 2 हिप्पियों की हत्या में इसका ट्रायल शुरू हुआ और इसे आजीवन कारावास की सजा वहीं हो गई और सेंट्रल जेल काठमांडू में इसे भेज दिया गया। जेल में रहते रहते इसको फिर निहिता विश्वास नाम की एक बहुत कम उम्र की लड़की से मोहब्बत हो गई, या यूं कहिए कि निहिता को इससे मोहब्बत हो गई। इसकी फोटोग्राफ आप जरूर नेट पर देखिएगा, चार्ल्स शोभराज की, आपको पता लग जाएगा कि कितना कपड़ों का शौकीन, कितना चश्मों का शौकीन, कितनी फ्लुएंट इंग्लिश, कितनी फ्लुएंट फ्रेंच, कितनी फ्लुएंट वियतनामीज ये बोलता है। जेल में ही चार्ल्स शोभराज और निहिता विश्वास की शादी हो गई। निहिता विश्वास का पूरा परिवार जेल में उस शादी में मौजूद था, यानी उन लोगों की सहमति से ये शादी हुई। अब तक चार्ल्स शोभराज पर 4 किताबें और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी है। थाईलैंड में उसने जो सबसे अधिक हत्याएं की, उनका जो रिकॉर्ड पुलिस में है वो यूं है कि वहां पर जो, आप थाईलैंड किस चीज के लिए मशहूर है आप जानते हैं, कम उम्र की बार गर्ल्स या जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां हैं, उनको फंसा के होटल ले जाना, उन्हें ड्रग्स खिला देना, ड्रग खिलाने के बाद उन्हें मार देना। और ये जितनी लाशें बरामद हुई होटलों में नेपाल के, थाईलैंड के, वो सब बिकनी पहने हुए थी और उन सब पर मरने के बाद एक फूल बना हुआ था या रखा हुआ था या पिन किया हुआ था, ताकि लोग जाने कि एक ही आदमी की हुई हत्याएं हैं। तभी चूंकि उस समय अननोन था, इसे बिकनी सीरियल किलर का नाम थाई पुलिस ने दे दिया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, वियतनामी, हिंदी और थाई, अफगानिस्तानी, अफगानी, इन सब भाषाओं को फ्लुएंटली बोल लेता है और अपनी बातचीत से ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है। आज का तीसरा ठग, लेकिन ये पुराने जमाने का है। इन दोनों का तो मैंने अपने सर्विस काल में ही, दोनों के बारे में मुझे पता है। एक तो जिंदा ही है और एक मेरी नौकरी के दरमियान ही मरा था। लेकिन जिस ठग का नाम मैं ले रहा हूं, ठग बहराम, इसकी पैदाइश 1765 में जबलपुर में हुई थी। बरतानिया हुकूमत अपने शबाब पर थी और ब्रिटेन में इस पे कई किताबें लिखी गई हैं। इसे किंग ऑफ ठग्स भी कहते हैं और इसके ऊपर जो किताबें हैं उसे हिंदुस्तान का ठग, ठग ऑफ हिंदुस्तान, इस तरह की किताबें इस पर लिखी गई हैं। धीरे धीरे करके इसकी जो 21-22 साल की उम्र में ही इसने बहुत बड़ा गैंग तैयार कर लिया ठगों का। करीब 250 से 300 लोग इसके गैंग में शामिल हो गए। ये व्यापारियों के बड़े काफिले,
शादी बारात की बड़ी जो बैलगाड़ियों से लोग जाते थे, व्यापार के सिलसिले में जाने वाले जो सामान लेके आने जाने वाले, उनके रुकने के स्थान पर पहुंचकर इधर उधर की बातें करके उन्हें फंसा के और उनकी हत्या कर देता था। हत्या करता था ये एक पीली रुमाल और रुमाल के भीतर भीतर की तरफ एक सिक्का रख के, और उस सिक्के का दबाव जो ये आपके गर्दन का जो ये हिस्सा होता है, बिल्कुल सटीक इसी पर सिक्के का दबाव, और पीछे से उस पीले गमछे या पीले रुमाल से कस देने पर उसकी हत्या कर देता था। धीरे धीरे इसका इतना खौफ हो गया पूरे मध्य भारत में कि लोगों को पीले रंग से या पीले रंग के कपड़े से डर लगने लगा। यहां की ब्रिटिश जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो यहां पर जो लोग थे, उनके कारिंदे थे, बहुत परेशान हुए, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसलिए ब्रिटेन से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स की डिमांड की गई, एक टीम की डिमांड की गई, और उस समय स्लीमना या स्लीमन करके एक ब्रिटिश अधिकारी को यहां उसके तमाम सहयोगियों के साथ भेजा गया कि कुछ भी करके इसे गिरफ्तार करके जेल भेजना है। उसे स्पेशल पुलिस बहराम ठग के नाम से जाना गया। उन्होंने काम शुरू किया और 1839 में बहराम को उस स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो उसका बयान हुआ, उसका जो डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जिसके आपको सारांश नेट पर मिल जाएंगे, उसने अपने गैंग के द्वारा 931 लोगों की हत्याओं की बात स्वीकारी है, जिनमें से लगभग 150 को उसने स्वयं मारा है। 1939 में ही जबलपुर में ठग बहराम और उसके साथियों को फांसी दे दी गई। सारे साथियों को नहीं, कुछ उनमें से वादा माफ गवाह बन गए, जिन्हें सुधार गृह भेजा गया। बाकी सबको एक बड़े पेड़ पर चौराहे पर फांसी दे दी गई। और आज की तारीख में उस जगह का नाम उसी कलेक्टर, उसको वहां कलेक्टर स्लीमना जब इसको गिरफ्तार किया तो वहीं उसका कलेक्टर बना दिया गया, और उसका एक स्मारक भी स्लीमनाबाद, वो जगह स्लीमनाबाद के नाम से जानी जाने लगी। और स्लीमनाबाद में ही वो पेड़ और स्लीमन का जो स्मारक है वो बना हुआ है। ब्रिटिश पुलिस के रिकॉर्ड में इसके मरने का जो स्थान दिया हुआ है, जो तारीख दी हुई है फांसी की, वो दी हुई है स्लीमनाबाद, कटनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत। तो ये हमारे देश के 3 सबसे बड़े ठगों का विवरण था। ठग बहराम के बारे में आप अगर जानना चाहें तो उसके इतने किस्से हैं कि यहां पर उसको कहना थोड़ा मुश्किल काम है। बहुत किस्से हैं उसके। आज का एपिसोड, चूंकि आज किस्सा गोई का 420वां एपिसोड था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने परिवार को भारत के 3 सबसे बड़े ठगों के बारे में बता दूं। वैसे आपको इनके बारे में सारी जानकारी नेट पर मिल जाएगी, लेकिन जो गहन शोध करना चाहते हैं, जो ज्यादा जानना चाहते हैं, जो मोडस ऑपरेंडी के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो नेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चार्ल्स शोभराज है, क्योंकि वो जिंदा है और जेल में है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये लगता है जैसे 2015 में एक खबर छपी कि इसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और ये ओपन हार्ट सर्जरी कराना चाहता है। नेपाल में ओपन हार्ट सर्जरी का बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है। उसने वहां की हाई कोर्ट से हिंदुस्तान में जाके ये ओपन हार्ट सर्जरी कराने का निवेदन किया, लेकिन वो ठुकरा दिया गया। मुझे लगा
कि अब ये वहाँ से आया और फिर ये मिलेगा नहीं। और आज भी मुझे ये लग रहा है कि किसी न किसी दिन ये खबर आएगी कि चार्ल्स शोभराज भाग गया, अगर मरा नहीं तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि आप लोग ठगों के बारे में जान लें, 420 के बारे में जान लें, फ्रॉड्स के बारे में जान लें जो इतिहास में दर्ज हैं। क्योंकि जब मैंने पीपीएस अधिकारी के रूप में नौकरी शुरू की, उस समय नटवरलाल अपने शबाब पर था और उसकी ठगी के किस्से अखबारों में पन्ने दर पन्ने निकला करते थे। जो उस दौर के लोग होंगे सबको याद होगा नटवरलाल के बारे में जो खबरें निकलती थी, कहां उसने कैसे बेवकूफ बना के कितना पैसा ले लिया। और मैं बता दूं कि कोई टाटास, कोई बिरलास और कोई अंबानीज उस जमाने के ऐसे नहीं बचे हैं जिनको इसने चूना नहीं लगाया। सबकी एफआईआर पुलिस रिकॉर्ड्स में है, किसी न किसी बहाने सबको ठगा इसने। उस समय जब शुरू शुरू में मैं लखनऊ आया, तो जब अपराधी पकड़े जाते थे जो कभी कानपुर जेल में भी रहे हैं, उनका इंट्रोगेशन मैं और मेरे साथ के कुछ लोग जरूर करने जाते थे। कारण यही था कि उससे पूछेंगे तो ये बताएंगे, वो बताएगा कि नटवरलाल किस सेल में रहता था, तुम मिले हो कि नहीं मिले हो। और ज़्यादातर ऐसे अपराधी जो कानपुर में हत्या या लूट या डकैती के आरोप में कानपुर जेल में बंद रहे हैं, वो ये बताया करते थे कि हम लोग जाके सबसे पहले नटवरलाल से मिलते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे और उसके तमाम किस्से वो लोग बताया करते थे। इसलिए हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता था ऐसे अपराधियों के इंटरोगेशन में और पूछताछ में। रही बात चार्ल्स शोभराज की, तो जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन की, इवन नौकरी ज्वाइन करने से पहले, राजू भटनागर का एनकाउंटर अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में ही हुआ था। मैंने इसका भी बहुत डिटेल में जिक्र किया है उसी पार्ट में। मैं उस समय पढ़ता था, बीएससी में मैंने एडमिशन लिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। उसी समय चार्ल्स शोभराज, राजू भटनागर, बबलू श्रीवास्तव, इन सब का नाम अखबारों में भर भर के आता था। और तब से फिर उसके बाद नौकरी में आ गया और आज भी उसके किस्से उतने ही रिलेवेंट हैं। ठगी के, किलिंग के, सीरियल किलिंग के, ड्रग कार्टेल में उसके नाम के, आज भी वो रिलेवेंट है। और बबलू श्रीवास्तव के गैंग के मेंबर, जब हम लोगों ने उसके खिलाफ कलकत्ता में ऑपरेशन किया, उसके गैंग के 5 लोगों को मार दिया, उसके बाद तमाम गिरफ्तार किए गए। सब ने चार्ल्स शोभराज के बारे में कुछ न कुछ बताया, उसकी किस्से कहानी, उसकी आदतें, उसके शौक, उसकी इंग्लिश। और वो कहते हैं कि उसको आप एक बार देखिए, एकदम इतना उसका व्यवहार, बोलचाल, इतना जिसको कहते हैं मीठी जुबान का आदमी है कि आपको 10 मिनट में हिंदी में या इंग्लिश में या फ्रेंच में, वियतनामीज में, थाई में, किसी में बातचीत करके आप जिस भी शौक के हैं वो आपको इम्प्रेस कर लेगा। हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।